नमस्कार दोस्तों। वीकली करंट अफेयर्स की ये जो सीरीज है हमारी, इसमें आज हम बात करेंगे 9 मई से 15 मई के करंट अफेयर्स की। और जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको मैं ये बिल्कुल आश्वस्त कर दूं कि ये करंट अफेयर्स की जो क्लास है, इसमें केवल आप करंट अफेयर्स ही नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि सब्जेक्ट भी तैयार कर रहे हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, अभी वेटनरी असिस्टेंट सर्जन का एग्जाम हुआ था, एमपीपीएससी के द्वारा लिया गया है। इसमें अगर आप देखेंगे तो लगभग 12 से 15 क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो हैं सब्जेक्ट के, पर पूछे करंट अफेयर से गए। पूछे करंट अफेयर से गए, जैसे वो हरसी परियोजना वाला क्वेश्चन है, पार्वती नदी वाला, वो करंट अफेयर से ही लिंक है क्वेश्चन, और कोई उसका वो नहीं है। तो इसीलिए आज की क्लास में भी हम यही बात करेंगे कि एक्चुअली हम सब्जेक्ट को कैसे करंट से जोड़कर पढ़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पुराने वीडियो देखने के लिए नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन में वीडियो की एक लिस्ट भी मिल जाएगी आपको। इसके अलावा आपको एक प्ले लिस्ट भी मिलेगी वीकली करंट अफेयर्स की, वहां से भी आप वीकली करंट अफेयर्स अपना अपडेट कर सकते हैं। चलिए, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। अब पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, भारत के द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला ड्रोन हीरोन टीपी किस देश से लिया गया। अब ये प्रश्न पूछा क्यों है मैंने ये भी बताऊंगा, और इसके आने की संभावना क्या है ये भी बताऊंगा। आंसर है आपके सामने, इसराइल। इसराइल से लिया। आंसर मैं इसलिए लगा देता हूँ कि कई बार डिस्कशन करते समय मैं बता तो देता हूँ, फिर बच्चे मैसेज करते हैं कि सर इसका आंसर आपने नहीं बताया था। ठीक है, जबकि मैं उसी आंसर पे डिस्कशन कर रहा हूँ, इसलिए रेड लगा हुआ है, उससे कोई इशू नहीं। प्रश्न क्यों आएगा, उस प्रश्न के लिए हमको एक प्रेस रिलीज पे जाना पड़ेगा। भारत सरकार के स्क्रीन पे दिख रहा है, यह है ऑपरेशन सिंदूर। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने कई प्रेस रिलीज जारी किए। उन प्रेस रिलीज में उन्होंने बताया कि भाई आज हम कितने आत्मनिर्भर हैं इस क्षेत्र में। ठीक है, इस आत्मनिर्भरता में अगर हम थोड़ा सा नीचे चले जाएं, पूरा तो अभी हमारे लिए इतना काम का है नहीं, तो हमारे सामने आर्टिकल में यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया कि आज हमारे पास जो ड्रोन है, यानी ग्लोबल जो ड्रोन है, क्योंकि देखिए इस भारत और पाकिस्तान के बीच अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, इसमें ड्रोन्स के बड़े रोल थे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली ड्रोन कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह से अगर कहा जाए ये काम करते हैं। तो टेक्निकली यहाँ पर आपको दिख रहा है कि वो बता रहे हैं कि भारतीय ड्रोन बाजार 2030 तक $11 बिलियन तक पहुंच जाएगा, जो वैश्विक ड्रोन बाजार का 12.2% होगा। ये वो बता रहे हैं अपने प्रेस रिलीज में। इसके अलावा वो कुछ यहाँ पर आपको ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में जो अगर कहा जाए भी जानकारी दे रहे हैं। जस्ट लाइक वो यहाँ लिख रहे हैं कि हमारे पास सर्विलेंस ड्रोन है। सर्विलेंस का मतलब है निगरानी करने के लिए, जैसे लिखा है तापस, रुस्तम, हीरो। ये तीनों हम सर्विलेंस ड्रोन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ। ये नीचे लिखा भी है कि किसके द्वारा, जैसे रुस्तम लिखा हुआ है तो डेवलप्ड बाय डीआरडीओ, कि डीआरडीओ के द्वारा जो है वो डेवलप किया गया। हीरो लिखा हुआ है तो ये इसराइल के द्वारा जो है अगर कहा जाए डेवलप किया गया। फिर जो है वो मॉडिफाइड जो अगर कहा जाए सिविलियन ड्रोन, इनका उपयोग भी किया जाता है। यहाँ कोई लिस्ट नहीं है तो हमारे लिए कोई काम का नहीं। तीसरा जो है वो यूसीएवी ड्रोन जो है, ये भी कॉम्बैट ड्रोन है। इसमें भी आपको हेरोन ट्रीपी दिख रहा है जो अभी हमने इसराइल से लिया है, और काफी इसका इंपॉर्टेंट जो है वो रोल रहा। और फिर चौथे नंबर पे जो अगर कहा आ जाए, लिटरिंग जो ड्रोन्स होते हैं, ये सबसे खतरनाक विध्वंसक ड्रोन होते हैं। इनको जो अगर कहा आ जाए, मतलब ये ड्रोन तो जैसे कहते हैं ना, तबाही मचाने के लिए खुद ही अपने आप में ये एक्सप्लोसिव है। बाकी ड्रोन में तो जैसे अगर कहा जाए, ये यूसीएवी में तो आपको मिसाइल अटैच करके भेजना पड़ेगी। ये तो खुद ही अपने आप में जो है वो मिसाइल। मतलब ड्रोन टेक्नोलॉजी में कोई पूछेगा ये किस तरह के ड्रोन है, तो आप कहोगे कि साहब ये तो खुद ही है, मतलब ये जाके अपने टारगेट के ऊपर खुद ही हिट हो जाएगा। इस तरह से आप अगर टेक्निकली देखें तो हमें बुनियादी रूप से ये पता होना चाहिए कि हमारे पास ड्रोन है, किस तरह के ड्रोन है, ड्रोन की कैटेगरीज क्या होती हैं। इन्हीं कैटेगरीज में से मैंने एक वो क्वेश्चन बनाया। हाँ, अब आपका होमवर्क खुद का, यानी आप खुद भी अपने स्तर पर करेंगे तो क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। सिंपल यहां से मैं थोड़ा और जूम करके दिखा देता हूँ। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये प्रेस रिलीज है। इसमें जितने भी ड्रोन दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर जो है नाग शस्त्र दिख रहा है, तो ये आपको दिख रहा है कि किसने बनाया है। या वॉरबेटे दिख रहा है कि पॉलिश ओरिजिन का है, यानी ये पोलैंड का ड्रोन होगा। या ये जो ड्रोन की कैटेगरी है, ये ड्रोन की कैटेगरी विध्वंसक होगी, यानी ये तो आत्मघाती ड्रोन, इनको तो कई बार जो है वो आत्मघाती ड्रोन ही कह दिया जाता है। ऐसे अगर अपन क्वेश्चन तैयार कर ले तो हमारे एग्जाम में जो है आते हैं। अब प्रश्न क्या आएंगे, चार तरह के प्रश्न आएंगे। या तो वो एक ड्रोन का नाम दे देगा, पूछेगा ये किस देश से लिया है या किस देश की तकनीक है, जैसे रुस्तम दे दिया, हिरोन दे दिया, ऐसा कुछ दे दिया, तापस दे दिया यहाँ। दूसरा कि वो कुछ ड्रोन के नाम देकर पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा जो ड्रोन है उसे आत्मघाती ड्रोन कहा जाता है।
यानी जो खुद जो है वो एक्सप्लोसिव की तरह जो है वो काम करता है, वो भी हमको पता होना चाहिए। तो लिस्ट में से आप वहां से नोट डाउन। अब इसमें से मैं 4-5 क्वेश्चन बनाता, उससे अच्छा है कि आप खुद ही जो है वो इस स्क्रीनशॉट लेकर, या आप खुद भी पीआईबी की वेबसाइट पर जाकर वहां से ये पूरे ड्रोन्स वगैरह का ये पूरा फाइल है, ये आप आसानी से खुद भी डाउनलोड करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें मेरी कोई इतनी आवश्यकता है नहीं। तो ये पहला जो है वो क्वेश्चन हमको समझ पड़ा। दूसरा क्वेश्चन भी इसी से लिंक करते हुए, भारत द्वारा विकसित की गई वायु रक्षा प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? जनरली अभी पाकिस्तान के साथ जो हमारा मतलब कॉन्फ्लिक्ट था, जो संघर्ष चला, उसमें ज्यादातर लोगों को सोवियत रूस की, या रूस सोवियत तो बोलना गलत हो जाएगा, रशिया की S-400 जो है वो मिसाइल मिसाइल डिफेंस सिस्टम का नाम ज्यादा याद है। लेकिन जब ये पूरा हो गया ऑपरेशन, तो उसके बाद हमारे रक्षा मंत्री ने कहा कि साहब इसमें हमारा खुद का बनाया हुआ एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है, और उस एयर डिफेंस सिस्टम को जो है वो आकाश तीर कहा जाता है। तो ये हमारा खुद का एक इंडिजीनियस जो है वो डिफेंस सिस्टम है। तो आकाश तीर, अभी इसके पहले आकाश तीर कहीं चर्चा में नहीं थे। अभी तक तो हम S-400 की कहानी जो है वो सोचते थे। अब आकाश तीर, तो अब आकाश तीर क्यों है? क्योंकि खुद भी जो है वो आकाश तीर के बारे में प्रेस रिलीज में बता रहे थे। ये दिख रहा है आकाश तीर। तो टेक्निकली जो अगर कहा जाए कि ये न्यू वॉर कैपेबिलिटी लिखा हुआ, तो आपसे कोई पूछ ले, क्योंकि ये पूरी तरीके से स्वदेशी, ये ध्यान रखिए, पूरी तरीके से स्वदेशी है, दिख लगा हुआ है कि यहाँ पर कई तरह के ड्रोन मिसाइल्स अटैक को इसने पूरी तरीके से नाकाम कर दिया। इसलिए ये जो अगर कहा आ जाए कि आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, तो अब आकाश तीर के बारे में आपको थोड़ा सा जो अगर कहा आ जाए, हल्का फुल्का तो जो है पता होना चाहिए। आप हिंदी में पढ़ना चाहें तो हिंदी में पढ़ लीजिए, इंग्लिश मतलब अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, यार मुझे आकाश तीर के बारे में हल्की फुल्की जो है वो चीजें पता होना चाहिए कि क्या कर सकती है, किस तरह की एयर डिफेंस सिस्टम है हमारा, कैसे काम कर रहा है। बहुत अंदर मत जाओ कि ऐसे काम कर रहा है ये, इसमें फलाना सर्वेलेंस रखा है, रडार रखा है, तुमको कौन सा जो है वो आकाश तीर चलाना है। हमारे लिए जितना काम का है कि हाँ इंडिया का है, और उधर शत्रु पाकिस्तान ने अपने आयातित जो है वो HQ16 प्रणालियों पर निर्भर था, यानी ये पाकिस्तान की हो सकता है, ऑप्शन में ये दे दे, ये इनको भी इनमें से कौन सी भारत की स्वदेशी जो अगर कहा जाए एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, तो इनके नाम भी दे सकता है। इनका तो हमने देख ही लिया है कि चीन वगैरह से जो आयात किया गया उनके हाल क्या हुए यहाँ। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी आपको पंच कर सकता है या पूछ सकता है, उसके ऊपर है कि वो किस तरह से आप क्वेश्चन जो है वो पंच करेगा, बट लिंक करके हमको चीजें जो है वो आना चाहिए समझ में। फिर अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। मतलब ये दूसरा क्वेश्चन तो उसी से लिंक है, आपको समझ पड़ ही गया होगा, और मैंने इतना ही इसमें इतना ही प्रेस रिलीज का इतना हिस्सा जो है वो लगा दिया यहाँ पर। मुझे इतना विश्वास है कि इनमें से एक आध जो अगर कहा जाए कोई क्वेश्चन जो है वो आएगा, क्योंकि ये आत्म भारत निर्भर जो है वो सॉरी आत्मनिर्भर भारत जो है वो उस इनिशिएटिव के तहत इसको जो है वो डेवलप किया गया है आकाश तीर को। हाँ, आकाश तीर में जो है वो एक और चीज, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है, ठीक है, ये मैं आपको एक कंपनी दिखा रहा हूँ, ये जो है वो BEL बनाती है इसको। और जब पता चला लोगों को कि यार BEL ने जो अगर कहा जाए कि कुछ बनाया है, ये इस जो अगर कहा जाए BEL के शेयर बिल्कुल एकदम धमाधम, ये दिख रहा है ना, स्टॉक मूल्य 5.26% बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? ठीक है, तो ये आप देखिए, मैंने तो कहीं भी टाइप नहीं किया कुछ, मैंने केवल इंटरनेट पे एक सिंपल वर्ड टाइप किया BEL, और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि BEL शेयर उछले 5%। ठीक है, यहाँ पर ड्रोन किलर कंपनी स्टॉक तो बना चुका है, रॉकेट 52 वीक्स में हाई मुनाफा, और इतनी सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई। क्यों लिखी हुई हैं आपको समझ पड़ रहा है ना? ये जैसे यहाँ लिखा हुआ है टाइम्स नाउ ना भारत का क्या आकाश तीर बनाने वाली BEL, तो हो सकता है कि कंपनी भी अब बहुत ज्यादा चर्चा में आ गई। तो आपसे पूछ सकता है कि आकाश तीर का निर्माण किसने किया है ना? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड लिमिटेड, इसरो, ठीक है, DRDO, BEL, ऐसे ऑप्शंस भी पंच कर सकता है ना? दोनों चीजें लिंक कर सकता है। पेपर सेटर के ऊपर है कि वो क्या क्वेश्चन जो है वो पूछेगा। अगला क्वेश्चन बिल्कुल वन लाइन का है। मैन मेड एंड टेक्सटाइल एक्सपो 2025 का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया गया? आंसर सिंपल है, 16 तारीख को हुआ, इंदौर में हुआ। इसमें कुछ बहुत मेहनत नहीं करना है, सामने आपको दिख रहा है कि प्रदेश में मानव निर्मित फाइबर, ठीक है, मानव निर्मित फाइबर आपको मालूम है कि हम खुद जो है वो अगर कहा जाए इंदौर और उसके आसपास कपास से खुद का जो है वो हम कॉटन जो है वो उसका तैयार कर सकते हैं। तो होम जो है टेक्सटाइल तकनीक, टेक्सटाइल के निर्यात की संभावनाएं तराशने के लिए 16 मई को इंदौर में टेक्सटाइल एक्सपो का आयोजन किया गया। और इस टेक्सटाइल एक्सपो को जो है वो अगर कहा जाए मैन एंड
ठीक है, मैन मेड एंड टेक्निकल टेक्सटाइल जो है वो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के द्वारा किया गया। ये जो है अगर कहा जाए नाम दिया गया। तो ये वन लाइन का क्वेश्चन है, बाकी और कुछ इसमें हमारे लिए काम का जो है वो नहीं है। अगला क्वेश्चन, आप न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हो उससे लिया मैंने, है ना। ये कोई करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं है, बट चूंकि जब हमारा पाकिस्तान के साथ अभी संघर्ष हुआ, उस दौरान न्यूज़पेपर ने कुछ आर्टिकल छापे। अब हम न्यूज़पेपर को एज ए स्टूडेंट किस नजरिए से पढ़ रहे हैं उसके ऊपर है। ये कोई ज्ञान बढ़ाने वाली चीज नहीं है कि आप जो अगर कहा जाए वन डे एग्जाम के लिए लड़ रहे हैं, नहीं, आप केवल न्यूज़पेपर से सोसाइटी को कितना समझ रहे हैं उसके ऊपर टिका हुआ। अब उसमें एक आर्टिकल आया, उसी आर्टिकल से क्वेश्चन मैंने पंच कर लिया। जैसे उसमें जो आर्टिकल है वो तो मैं दिखा ही रहा हूँ, पहले तो ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कि साइबर अपराध इनमें से कौन सा साइबर अपराध नहीं। ऑलमोस्ट हमको बहुत सारे साइबर अपराधों का ज्ञान है, लेकिन अभी मैंने केवल बेसिक लिए, जैसे डेटा ब्रीच, फिशिंग, मैलवेयर और मीम्स। मीम्स आप लोगों ने सबने देखे होंगे। अभी भारत पाकिस्तान के जो संबंध खराब हुए उस पर भी मीम्स बहुत बने। पीएससी के एग्जाम्स की डेटें बढ़ जाती हैं, उस पर भी बहुत सारे मीम्स, व्यंग्यात्मक जो छोटे छोटे वो देखे होंगे मीम्स लोग बनाते हैं। वो तो साइबर क्राइम में आता नहीं है। तीन आते हैं। अब तीन क्यों आते हैं, तो देखिए दैनिक भास्कर में 10 तारीख को एक प्रेस रिलीज है, मतलब एक जो है वो आर्टिकल छपा, 10 लाख फिशिंग अटैक। यानी हम अब फिशिंग ऑलमोस्ट सब जानते हैं, एक प्रकार का इकोनॉमिक क्राइम। ठीक है, आपको कोई एक लिंक आएगी जिसमें जनरली कहा जाएगा बधाई हो आप 5 लाख रुपए जीत चुके हैं, इस लिंक पे क्लिक करके अपने डिटेल डाल दीजिए। ये फिशिंग एक प्रकार का सबसे कॉमन फिशिंग। फिशिंग कई प्रकार की होती है, वॉइस ओवर फिशिंग भी होती है। आपको किसी ने कॉल किया कि आपका फलाना फलाना अवार्ड आप जीत चुके हैं, ये वॉइस ओवर फिशिंग कहलाती है। अगर आपको एसएमएस आया तो इसको स्मिशिंग कहा जाता है, यानी फिशिंग के ही पैटर्न है, स्मिशिंग विशिंग, ये सब फिशिंग नहीं। वॉइस से हो रही है तो विशिंग, एसएमएस से हो रही है तो स्मिशिंग, नॉर्मल हो रही है तो फिशिंग। है मछली पकड़ने जैसे ही, आपको जो है वो जाल में फंसाने का तरीका है। बस फिशिंग की स्पेलिंग पी से शुरू होती है, ठीक है, एफ से नहीं। अब यहां पर जो फिशिंग अटैक है उसमें नीचे क्या लिखा हुआ है, 10 लाख फिशिंग अटैक, नीचे लिखा है कि भारत के ऊपर मालवेयर अटैक, फिशिंग अटैक, डीफेश और डेटा ब्रीच। अब हमारे सामने जनरली जब हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एक कॉमन क्वेश्चन जो है वो क्रिएट हो जाता है कि यार जो है डी फेस का संबंध जो है वो साइबर क्राइम से है, डेटा ब्रीच का संबंध जो है वो साइबर क्राइम से है। डेटा ब्रीच का मतलब है कि कोई सूचना को जो है वो अपने तरीके से मैनिपुलेट कर देना, उसको तोड़ देना, उसमें कुछ बदलाव कर देना और फिर पैसे की मांग करना, ये सब जो अगर कहा जाए डेटा ब्रीच में। ब्रीच का मतलब होता है भंग करना। ठीक है, तो जनरली अगर कहा जाए कि दो लोगों के बीच अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट भी जो अगर कहा जाए कि एग्रीमेंट ब्रीच हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाते हैं, वैसे ही कुछ। तो ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स का नहीं है, बट ये क्वेश्चन जो अगर कहा जाए लिंक है कि अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो हमारे दिमाग में चीजों को रटना नहीं है, हमारे दिमाग में रहता है अच्छा ये भी साइबर क्राइम है, यहाँ पर ये भी जो है वो साइबर क्राइम का पैटर्न है। इसको ही अगर आप पूरा पढ़ोगे तो आपको कई तरह के नाम यहाँ पर मिलेंगे। जैसे आप देखिए कुछ नाम तो मैं यूनिक ही बता रहा हूँ, जैसे मालवेयर अटैक। मालवेयर अटैक में वो क्या बता रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि मून रेट मालवेयर, यानी मून रेट एक प्रकार का मालवेयर अटैक है। ब्रीच रेट, बेबीलोन रेट, यानी अब अपने दिमाग में अच्छा रेट वर्ड आ रहा है, मतलब कि कहीं ना कहीं ये कोई मालवेयर अटैक से जुड़ा हुआ वर्ड है। ऐसे अगर कहा जाए हम इन क्वेश्चंस के आस तक के आसपास तक जा सकते हैं। फिशिंग ऑलमोस्ट आपको दिख रहा है, बैंक, आयकर विभाग, नगर निगम, बिजली विभाग, ठीक है, इस तरह के आपको आर्थिक जगत से जुड़े हुए मेल मिलते हैं, जिससे आपकी जो है वो आर्थिक सूचनाओं को हासिल करके कोई आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक सा है। जस्ट अगला क्वेश्चन भी मैंने करंट अफेयर्स में डाला है, लेकिन बेसिक सा डाला है। और ये क्वेश्चन को मैंने जो है वो इसीलिए आपसे पूछा है कि कई बार क्या होता है कि जब कोई विषय ज्वलंत होता है, ज्वलंत का मतलब कि अभी बिल्कुल गर्मा गर्म है, एकदम चल रहा है, तो हमें बिल्कुल उसके बारे में पूरी जानकारी जो है वो होती है, पूरी जानकारी A to Z जानकारी। लेकिन वो मुद्दा धीरे धीरे जब समय उसका जो निकल जाता है तब हमारी जानकारी थोड़ी सी क्या हो जाती है उसमें कमजोर पड़ जाती है। जैसे यहां पर जो मैंने प्रश्न लिया है, पहले तो ये देख लीजिए। इस प्रश्न में कुछ नियुक्तियों की बात की गई अभी, यानी 2025 में ये हमारे साथ ये लोग इन इन पदों पर है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जैसे जनरल मनोज कुमार मुकुंद नरवणे, ये सीडीएस नहीं है अभी हमारे। ठीक है, उपेंद्र द्विवेदी थल सेना जो है वो प्रमुख है। एयर चीफ मार्शल जो है वो अमरप्रीत सिंह वायुसेना प्रमुख हैं। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है वो नौसेना प्रमुख है। ये बिल्कुल सही है। अब यहां पर देखिए इस प्रश्न का नजरिया। जब हमारा पाकिस्तान से कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो दैनिक भास्कर में एक आर्टिकल छपा जिसमें उसने बताने की कोशिश करी, हमारा रक्षक हमारा घर, हमारे रक्षक हमारा घर।
अब यहां पर दिख रहा है कि पहले नंबर पे दिख रहा है CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो हमारे, वो है जनरल अनिल चौहान। ये पहला जो मैंने गलत किया था, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी। तीसरा, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। और चौथा अगर कहा आ जाए कि वायुसेना प्रमुख जो है वो एयर चीफ मार्शल जो है वो अमरप्रीत सिंह। अब आप कहोगे कि ये तो हमको याद है, ठीक है। अब हम अपन टेस्ट करते हैं कि हमको कितना याद है। सामने लिखा हुआ है बालाकोट स्ट्राइक। अब मुझे ये बताओ, बालाकोट भारत की एक चर्चित एयर स्ट्राइक, क्या हम में से किसी को अभी याद है कि एग्जैक्ट किस दिन बालाकोट स्ट्राइक हुई थी? क्या हमको याद है कि हाँ साहब 26 जो है वो फरवरी 2019 को बालाकोट स्ट्राइक हुई थी? किसी को चलो ये भी याद है क्या कि 2019, 20, 21, 22 अगर लिख के आ जाए तो कंफ्यूज हो गया कि यार 19 में हुई थी कि 20 में हुई थी कि 21 में हुई थी? यहाँ पर किसको मालूम है कि उस बालाकोट स्ट्राइक में, चूंकि वो हमारी एयरफोर्स की स्ट्राइक थी, उस समय हमारे एयर चीफ मार्शल कौन थे? जो आज आपके अमरप्रीत सिंह है, उस समय कौन? तो कितनों को मालूम? उस समय हमारे एयर चीफ मार्शल थे वीरेंद्र सिंह धनुआ। ठीक है। तो अब हमको कितनों को जो है वो मालूम है अगर कहा जाए। कारण ये है कि जब कोई न्यूज थोड़ा समय पीछे चली जाती है तो वो हमारे दिमाग से स्कैप हो जाती है। हमें से देखिए, करंट अफेयर्स पढ़ने का तरीका नहीं कि रट लिया, रटने से करंट अफेयर्स कभी तैयार नहीं होगा। करंट अफेयर्स को सोसाइटी में चल रही चीजों से रिवाइज करते हुए पढ़ने का तरीका अपनाना। जस्ट लाइक आज हमने ये पढ़ लिया, अभी आप में से कोई PSC का तैयारी कर रहा है, वो सोचिए और बताइए क्या इस तरह का क्वेश्चन MPPSC 2 साल पहले नहीं पूछ चुकी? हमारे थल सेना प्रमुख कौन, ये सिंपल प्रश्न पूछा गया और ना जाने कितने बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हुआ होगा कि भारत के थल सेना प्रमुख कौन। कारण ये है कि जिस समय पूछा गया उस समय वो न्यूज में कोई चर्चा में मुद्दा नहीं रहा होगा, तो हमें याद नहीं रहा। आज पाकिस्तान के साथ मुद्दा चर्चा में है तो अगले 2 महीने तक तो याद रहेगा, 3 महीने याद रहेगा। उसके बाद जैसे मैंने अभी एक आपको वर्ड कहा कि बालाकोट एयर स्ट्राइक, कितनों को याद है कि 2019 में किस दिन हुई थी? कितनों को याद है कि उस समय वीरेंद्र सिंह धनुआ जो अगर कहा जाए कि हमारे वायुसेना प्रमुख थे? ये कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली चीज है। तो जब पेपरों में ये चीजें आती हैं तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इस तरह से इन चीजों को नोट डाउन करें, लिखें। तो आपके क्वेश्चन जो है वो गलत भी नहीं होंगे। और लग रहा है कि यार ये मैंने कहीं लिख रखी है, जैसे आज आपने सपोज सोच लिया कि यार ये तो मैंने लिख रखे हैं चारों नाम, तो इसको रिवीजन करें। रिवीजन करने से आपको चीजें और ज्यादा क्रिस्टल क्लीन जो है वो होती चली जाएंगी, मुझे भी है। तो आप समझ गए होंगे कि ये बच्चों को लगता है कि ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं है, ये आपकी मेमोरी को शार्प करने का क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब आपकी जो मेमोरी है वो कैसे जो अगर कहा जाए शार्प होगी, उससे जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए रखा गया। बस बाकी और कुछ जो है उनको जो है वो याद करने की जरूरत नहीं। अगला क्वेश्चन जो है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी सुविधा निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा दी जाती है? ये क्वेश्चन भी आपको आने की संभावना पूरी है। अब ये क्वेश्चन क्यों आएगा, इसके पीछे का तर्क समझें। पहला तो ये IMF का है इनिशिएटिव। नीचे ऑफिशियली IMF का एक पेपर का पोस्टर चिपका हुआ है, यहां पर देखिएगा। लिखा हुआ है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोवाइडेड द फाइनेंशियल असिस्टेंस इन द कंट्री फेसिंग द सीरियस मीडियम टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है भुगतान संतुलन संबंधी चुनौतियां। मतलब मान के चलिए भारत 100 रुपए का आयात कर रहा है और 30 रुपए का निर्यात कर रहा है, तो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट फेस कर रहे हैं, ध्यान रखना। क्योंकि हमारा इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो गया और एक्सपोर्ट हमारा कम। तो हम जो है वो भुगतान संतुलन, क्योंकि भुगतान संतुलन तभी आइडियल जो अगर कहा जाए, बैलेंस ऑफ पेमेंट की 3 कंडीशन होती है। एक जिसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है, एक जिसको बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट कहा जाता है, और एक बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस कहा जाता है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, जैसे इंडिया, हम बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट कंट्री ही रहेंगे। कारण यह है कि हम आयात ज्यादा करते हैं, निर्यात कम करते हैं, तो हमारा भुगतान संतुलन का घाटा है। कुछ देश ऐसे हैं दुनिया में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस है, मतलब आयात कम कर रहे हैं, निर्यात ज्यादा कर रहे हैं। और जो बराबर की स्थिति में आएगा उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो दुनिया में कोई देश नहीं हो सकता कि वो आयात और निर्यात बिल्कुल अगर उसका बराबर हो जाए। आपको मालूम होना चाहिए इकोनॉमिक्स के हिसाब से, जिस दिन किसी देश का आयात और निर्यात बिल्कुल बराबर हो जाता है, उस कंडीशन में वो देश क्लोज्ड इकोनॉमी की डेफिनेशन में काउंट होने लगता है। क्योंकि क्लोज्ड इकोनॉमी बाहर के देशों से ना तो आयात करती है ना तो निर्यात करती है, इसीलिए उनका जो है अगर कहा जाए आयात निर्यात एक ही जैसा दिखेगा। तो वो चीज यहां पर है कि अभी चूंकि मीडियम टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट से जूझ रहा है पाकिस्तान, इसलिए पाकिस्तान को ये एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत पैसा दिया IMF ने। हमने काफी विरोध किया कि भाई क्यों दिया, ये आतंकवाद पे खर्च कर रहा है इस पैसे को, आप क्यों दे रहे हैं आप? लेकिन दे दिया। अब एज ए स्टूडेंट, अब वो कहानी किस्सा अलग है कि
दिया तो क्या करेगा, किस आतंकवादी संगठन को देगा, कौन सी मिसाइल खरीदेगा, वो अभी हमारे लिए काम करनी है। हमारे लिए काम का है, एज ए स्टूडेंट क्या काम का है कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी किसका इनिशिएटिव है, नंबर वन। किस पर्पस से दिया जाता है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर सपोज मान के चलिए कि कोई इशू उसको है, प्रॉब्लम फेस कर रहा है भुगतान संतुलन संबंधी, तो उसको जो है वो दिया जाता है। रीपेमेंट के लिए क्या टाइम दिया है उसको, तो ये दिख रहा है कि 4.5 से 10 साल तक का जो है उसको दिया हुआ है। ड्यूरेशन हार्डली कितनी है, तो 3 ईयर, और किसी किसी केसेस में जो है वो 4 ईयर की ड्यूरेशन जो है वो उसमें लिंक करी गई। किससे लिंक है, पेमेंट जाएगा तो कैसे जाएगा, तो एसडीआर के थ्रू ही जाएगा, स्पेशल ड्राइंग राइट। 1969 में आईएमएफ ने विशेष आहरण अधिकार का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जिसमें सदस्य देशों को कहा गया कि आप जो है वो अपना फंड हमारे साथ रखिए और वोटिंग राइट लीजिए, और उसी के एवज में जब आपको जरूरत है तो आप अपना जो है वो उसको विड्रॉ करिए। उस विशेष आहरण अधिकार के तहत कोविड के दौरान दुनिया भर के देशों ने उसमें से खूब जबरदस्त पैसा निकाला भी। हर देश का अपना वेटेज होता है। भारत का एक मोटा मोटा माने तो 2.5 से 2.7 के बीच हमारा कोटा है, मतलब हमारी वोटिंग राइट, जैसे 100 रुपए का कोई चीज खरीदना है तो 2.7% के आसपास हम अपना वेटेज रखें लगभग। एग्जैक्ट हम उसको नहीं कर सकते, उसके लिए आईएमएफ वोटिंग राइट करके आप वेबसाइट पे जाओगे आईएमएफ की, तो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, उसमें कोई इशू की बात नहीं है। दो लोग बैठते हैं उसमें, एक हमारे वित्त मंत्री और दूसरा अगर कहा जाए हमारे रिजर्व बैंक के गवर्नर। इस वो आईएमएफ का जो एसडीआर है, इसमें 5 करेंसियां यूज होती हैं, है ना। ये वो करेंसियां हैं जो दुनिया भर में काफी वैल्यूएबल करेंसी हैं, जैसे इसमें येन भी है, ठीक है, चाइनीज करेंसी भी है, इसमें अगर कहा जाए ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग भी है, इसमें यूरो भी है, इसमें अमेरिकन डॉलर भी है। इनसे ये क्वेश्चन आता है। अब हमारे क्वेश्चन काम के क्या ना, एसडीआर कब से इंट्रोड्यूस हुआ, तो 1969 में पहली बार विचारा है। एसडीआर की बास्केट में कितनी करेंसी है, तो 5 करेंसी है। भारत का एसडीआर में जैसे अगर कहा जाए यहाँ पर, या हम सिंपल एक प्रेस रिलीज, कोई आईएमएफ का ओरिजिनल जो है वो उस पे ले लेते हैं जिससे आपको समझ पड़ेगा। आईएमएफ वोटिंग राइट, हमने सिंपल आईएमएफ की वेबसाइट उठा लिया और मेंबर कोटे के हिसाब से ले लिया। अगर हम आज की स्थिति में देखें कि हमारा वोटिंग राइट कितना है, तो ये अलग अलग कंट्रीज का है। इसमें दो लोग बैठते हैं, गवर्नर और अल्टरनेट। अल्टरनेट में उस देश का जो भी देश है, उस देश का सेंट्रल बैंक जो भी होगा उसका जो हेड है। सीधे नीचे जा रहे हैं, हमें दुनिया भर से भी कोई लेना देना। हम जो है वो यहाँ से इंडिया पर चले गए। आपको जो है वो, जब हम इंडिया गए तो इंडिया का भी हाल फिलहाल में 2.75 है, आपको जो दिख रहा है परसेंट ऑफ टोटल नंबर, और ये पूरी फिगर है। तो अब हमको कोटा और वोट का राइट हमारे सामने आ रहा है कि हमारा वोटिंग राइट जो है वोट से 2.63%, लगभग 2.5% जो मैंने कहा। दो बंदे हमारे यहाँ से हैं, निर्मला सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्री वो हैं, संजय मल्होत्रा जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं वो हैं। ये है। दूसरा जो मैंने अभी आपसे कहा एसडीआर, तो एसडीआर भी आपको ऑलमोस्ट सबको आज से याद रखना है, ठीक है। ये एक प्रकार की वर्चुअल करेंसी है ना, कोई फिजिकल हाथ में नहीं रख सकते इसको, है ना। तो यहाँ पर आपको एसडीआर दिख रहा है, तो ये आईएमएफ क्रिएट द एसडीआर एंड द सप्लीमेंट्री इंटरनेशनल रिजर्व एसेट इन 1969, ये पहला है। और एसडीआर में अभी ऑलमोस्ट अगर कहा जाए कि इसको एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के साथ जो शुरू किया गया था, इसमें अभी कोई पूछेगा कितनी करेंसीज हैं, तो ये 5 हैं। अमेरिका इतराता इसलिए क्योंकि एसडीआर में अमेरिका का सबसे अच्छा वोट वोट है, सबसे ज्यादा परसेंट है। तो अमेरिकन डॉलर है, यूरोपियन यूरो है, चाइनीज जो अगर कहा जाए रिम्बिन है, पहले युआन बोलते थे इस करेंसी को चाइनी का, जापान का येन है, और पाउंड स्टेर्लिंग। पाउंड, दुनिया के बहुत सारे देश पाउंड चलाते हैं, पर जो ब्रिटेन का पाउंड है उसके साथ आएगा पाउंड स्टेरलिंग। ये बिल्कुल ऐसा है कि कोई कहे कि डॉलर कितने देशों में, अरे ढेर देशों में डॉलर चल रहा है, लेकिन अमेरिका के डॉलर के साथ जो है वो यूएस लगाना पड़ेगा। इसीलिए जब आप अमेरिकन डॉलर को पढ़ते हैं तो क्या लिखता है, यूएसडी। जैसे अगर अपन इंडिया के रुपया, रुपया तो पाकिस्तान में चला रहा है, हमारे रुपये को हम रुपया थोड़ी लिखते हैं, आईएनआर लिखते हैं ना, इंडियन नेशनल रूपी लिखते हैं ना यहाँ पर, क्योंकि हमारे पड़ोसी देशों में भी चल रहा है ना रुपया। तो यहाँ पर नेपाल में भी हम देख रहे हैं, पाकिस्तान में भी देख रहे हैं, तो उनसे हम अपने रुपये को कैसे अलग करेंगे ऐसे। तो ये क्वेश्चन आपको लगता है कि करंट अफेयर्स का, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी नहीं, ये आपका इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक हो गया कि क्या है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू क्या होता है कि कोई देश एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, उस समय जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को कैसे। अब आपको एक बात तो समझ पड़ गई कि अगर हम इंडिया को आगे ले जाना चाहते, तो इन फ्यूचर ये मीडियम टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम से बचने का एक ही तरीका है, मेक इन इंडिया
आत्मनिर्भर भारत, मेड इन इंडिया, डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ज्यादा प्रमोट करना, फॉरेन प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंसी को कम करना, फॉरेन प्रोडक्ट को अगर यूज करना है तो उनको ये प्रेशराइज करना कि अपनी यूनिट्स यहाँ लगाएं, अपने प्लांट यहाँ खड़े करें। ठीक है, हम इंपोर्ट नहीं करेंगे उनके प्रोडक्ट को, हमको आईफोन इंपोर्ट करने का कोई वो नहीं है, आप अपना यूनिट लगा दो, टेस्ला आप अपनी यूनिट लगा दो, यहाँ लगा दो, हम आपका प्रोडक्ट लेंगे, हम मना नहीं कर रहे बिल्कुल जो है वो लेने के लिए। ये है, तो कोशिश करिएगा कि धीरे धीरे थोड़े थोड़े से बदलाव कीजिएगा। ठीक है, अभी इस घर भी कम से कम कोको कोला और पेप्सी की जगह हफ्ते में अगर 5 कोक पीते हो तो 3 पी लेना, 2 दिन गन्ने का रस पी लेना। तो कल को भविष्य में ये मीडियम टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम से हम भी नहीं जूझेंगे। है ना, हमारा थोड़ा सा बूंद बूंद से ही सागर बनता है, वैसी बात है ओवरऑल। तो अब आपको खुद समझ पड़ा होगा कि ये कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगला क्वेश्चन भी एक अच्छा हेल्दी क्वेश्चन, और जब ये एग्जाम में आएगा ना तो दिमाग का दही हो जाएगा पूरा। है ना, वहां एकदम टेंशन हो जाएगी, यार क्यों पूछा इतना पुराना क्वेश्चन। कोई चीज अगर 10 साल 20 साल 25 साल पूरे करती है, निश्चित रूप से उस पर क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। वर्ष 2025 में निम्नलिखित में से किस योजना को 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं? ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यस, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा यस, अटल पेंशन योजना यस। ये तीनों योजनाएं 2015 में इंट्रोड्यूस हुई, और 25 में 10 साल जो है वो इनको कंप्लीट हो गया। और तीनों जो है वो अगर कहा जाए सोशल सिक्योरिटी को लेके चलने वाली है। ये ध्यान रखिएगा, बीमा भी सोशल सिक्योरिटी में आएगा, आपका सुरक्षा बीमा, आकस्मिक किसी की मृत्यु हो जाए, ठीक है, अपंगता आ जाए, उस स्थिति के लिए है। ठीक है, किसी की जो है पेंशन भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, तो वृद्धाश्रम पेंशन जो व्यवस्था चल रही है आज, वृद्धावस्था, वो क्या है, वो सब सोशल सिक्योरिटी की स्कीम है, ये सामाजिक सुरक्षा में आती है। तो आपको दिख रहा होगा कि तीन जन सुरक्षा में भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो है ये भारत सरकार ने शुरू करी। नीचे लिखा हुआ है कि तीन जन सुरक्षा योजनाओं को आज सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करते हुए ये 9 मई का प्रेस है, 10 वर्ष पूरे किए। ये तीनों योजनाएं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और ये 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है वो शुरू की गई थी। तीनों परियोजनाओं की परिकल्पना सभी को मुख्य रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्ग, जो समाज के हाशिए पर बैठा हुआ वर्ग है, उसको कैसे हम अगर कहा जाए फाइनेंशियली जो है वो सुरक्षा दें, सोशल सिक्योरिटी कैसे दे उसको, उसके ऊपर ये चीजें जो है वो इसमें लिंक की गई। ये सब सामाजिक आर्थिक सुरक्षा का उद्देश्य रखती हैं। अब आप सपोज मान के चलो एमपीपीएससी का मेंस लिख रहा है कोई आपसे, और पूछे कि भारत सरकार द्वारा, ठीक है, समाज के सबसे कमजोर, वे वर्ड यूज करते हो, समाज के वंचित और कमजोर वर्ग को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए। आप यही तीन लिख दो कि कई सारी योजनाएं चला रही जा रही हैं, जिनमें ये तीन योजनाओं का नाम लिख दिया। इसके अलावा फिर जो है वो प्रधानमंत्री जन धन योजना और बाकी योजना भी आप लिख सकते हो जो आपको अच्छी लगती है। बट एक क्वेश्चन हमारा यहाँ लिंक होता है, और जब ये 9 मई 2015 आएगा ना एग्जाम में कि ये योजना किस तिथि को लागू की गई, तो दिमाग खराब हो जाएगा कि यार 2015 का तो याद आ रहा है, 9 मई था कि 9 जून था कि 9 जुलाई था, लिंक ही नहीं होता क्वेश्चन। रिवीजन इसी को कहते हैं, चीजों को जोड़ना इसी को कहते हैं, और कुछ नहीं। अगला भी हाल फिलहाल में ये काफी न्यूज में भी है। हम दो तरह से, ठीक है, आतंकवाद से जूझ रहे हैं। एक देश के अंदर जो नक्सलवाद माओवाद जैसा मुद्दों को लेकर हम देखते हैं, आतंकवाद भी है। दूसरा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, सीमा पार आतंकवाद। तो इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी में जब हम पढ़ते हैं किसी विषय में कि आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मुद्दे, तो उसमें आंतरिक सुरक्षा में भी हमारे सामने कई उलझने हैं। माओवाद एक चैलेंज है हमारे लिए, नक्सलवाद एक चैलेंज है हमारे लिए यहाँ पर। गुप्त सूचनाओं को अभी कई ऐसे जो है वो यूट्यूबर और लोग पकड़ा रहे हैं जो हमारी खुद की सूचना, ये भी आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे ही हैं यहाँ पर अगर कहा जाए, जासूसी और ये सब चीजें, और सीमा पार आतंकवाद जैसे मुद्दे। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट का अब चूंकि क्या है कि इस समय कहीं भी हम जो बड़े मुद्दे देख रहे हैं वो आतंकवाद से संबंधित देख रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से देख रहे हैं। तो हमारा दिमाग अगर एग्जाम में जाएगा, वो पढ़ा नहीं है, तो ब्लैक फॉरेस्ट को हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से ही जोड़ेंगे। टेक्निकली अभी जो है वो ये ऑपरेशन चलाया जो है वो गृह मंत्रालय ने, एंटी नक्सल ऑपरेशन था, जिसमें एक बड़ा नक्सल मूवमेंट जो है वो साफ किया गया। और आपको नीचे जो है वो मैं कार्ड इसमें प्रेस रिलीज भी दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो ये शाह जो अगर कहा जाए, ये आपको जो हिंदू का प्रेस रिलीज है ये,
इसमें बकायदा लिखा है कि होम मिनिस्टर अमित शाह विजिट द एम्स जो है वो, और ट्रॉमा चेक द सीआरपीएफ एंड जो छत्तीसगढ़ पुलिस पर्सनल इंजर्ड ड्यूरिंग द 21 एंटी नक्सल ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। उसमें आप ऐसे भी जानते होंगे कि सीआरपीएफ जैसी जो पैरामिलिट्रीज हैं, अर्धसैनिक बल जिन्हें कहा जाता है, ये सब गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो है वो आती है। तो इस तरह से अभी नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र है ऑलमोस्ट छत्तीसगढ़, हमारा भी कुछ हिस्सा था पहले, लेकिन अभी जो है वो ज्यादातर छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा के जो भाग हैं, झारखंड, वहां पर आपको नक्सल मूवमेंट जो है वो ज्यादा दिखेगी। उसके तो ये एक है, कभी आपको पढ़ना हो तो वर्तमान स्थिति का रेड कॉरिडोर आप पढ़ लीजिएगा, रेड कॉरिडोर नक्सल मूवमेंट ऐसे टाइप कर लीजिएगा तो मिल जाएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन जो है वो उससे लिंक हो सकता है। ये क्वेश्चन जो है, इसका कोई करंट अफेयर से सरोकार वैसे है नहीं। पाकिस्तान के साथ अभी जब ये घटनाएं घटी और जासूसियों के मुद्दे आए, तो पेपरों में छापा गया, पेपरों में बताया गया कि भाई नीरा आर्या भी थी जिन्होंने देश के हित के लिए जासूसी करी। और आप सोचिए, देश के लिए उन्होंने अपने पति का भी कत्ल कर दिया। इससे बड़ी क्या बात होगी। यानी एक तरफ हम आर्थिक जो रूप से सशक्त होने के लिए देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, मतलब कि जो लोग आपने देखा होगा कि अपनी सूचनाओं को दूसरे देशों तक बेच रहे हैं या कर रहे हैं। और एक ऐसी महिला भी थी भारत में जिसको ये लगा कि उसका पति, ठीक है, देश के लिए जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर रहे हैं उनको पकड़ा सकता है। और उन्होंने कहा कि इनकी हत्या कर दूं तो ज्यादा अच्छा है, अपने पति को उन्होंने मार डाला। तो यहाँ पर भारत की पहली महिला पायलट ये नहीं है, भारत की पहली महिला जासूस संयुक्त राष्ट्र, मैंने ऑप्शन कैसे लिया, आप देखिए ये सब न्यूज में चर्चा में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अभी चर्चा में है, ठीक है। महिला रक्षा सचिव एक वर्ड जो है वो चर्चा में आ सकता है इसीलिए। तो आपको दिख रहा है आजाद हिंद फौज की रानी झांसी रेजिमेंट में असल में नीरा आर्या का जन्म उत्तर प्रदेश की, यह भी हमारे लिए काम का नहीं है। वो रानी झांसी रेजिमेंट से संबंधित थी और ब्रिटिश सरकार के सीआईडी इंस्पेक्टर जय रंजन दास से उनका विवाह हुआ, जो कि अंग्रेजों के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जासूसी कर रहे थे। जब उनको पता चला कि यार मेरे हस्बैंड तो जासूसी कर रहे हैं जो है वो, तो उन्होंने बिना देर किए, बिना सोचे, अपने भविष्य को एक तरफ रखते हुए, देश को सर्वोपरि मानते हुए अपने पति की भी जान ले ली। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये हमें मोटिवेट भी करती हैं हमारे राष्ट्र के प्रति हमारा समर्पण। और दूसरा कि अब न्यूज में है तो आप ये, भारत में अभी आप इनका नाम टाइप कर लीजिए नीरा आर्या, आपको इंटरनेट पे अभी की 1 2 दिन 4 दिन पुरानी सब खबरें जो है वो मिलेंगी। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं यहाँ। गेहूं, चावल, मक्का और जौ जैसे अनाज से एथेनॉल तैयार करने की दिशा में इन्हें किस जनरेशन का जैव ईंधन माना जाता है। अब ये प्रश्न क्यों लिया गया है, पहले तो ये देखिए। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कहा कि भाई इतना इतना मिलियन टन, वो आएगा नहीं कि 2.5 मिलियन टन या इतना, एग्जाम में नहीं पूछेगा ये क्वेश्चन, हम जो चावल है वो एथेनॉल के लिए देंगे। ठीक है। तो बड़ा प्रश्न आया कि इससे खाद्य संकट गहरा जाएगा भारत में, क्योंकि चावल से आप एथेनॉल बनाओगे तो आदमी खाएगा क्या, गाड़ी चलाना कि इंसान की गाड़ी चलाना। तब ये मुद्दा उठा कि ये एक्चुअली ये जो चावल, गेहूं, मक्का, अनाज, इनसे या फलों से जो हम एथेनॉल जो बढ़ा रहे हैं, एथेनॉल इसलिए क्योंकि अभी सरकार E20 फ्यूल के ऊपर काम कर रही है। पेट्रोल के इंपोर्ट को कम करने का एक ही तरीका है कि हम कुछ ऐसा उसके अंदर डाल दें या कुछ ऐसा फ्यूल यूज करें जो कहीं ना कहीं अगर कहा जाए विदेशी निर्भरता को कम करे। उसमें बायोफ्यूल्स हैं, तो एथेनॉल जो है अगर कहा जाए बेस्ड बायोफ्यूल के लिए E20, उसमें 20% एथेनॉल होगा और 80% पेट्रोल होगा। अभी BS6 फेज 2 के जो इंजन आ रहे हैं, आपके पास कोई बिल्कुल नया वाहन हो जो BS6 फेज 2 का हो, तो उसकी जब आप पेट्रोल की टंकी खोलेंगे तो उसमें एक स्टिकर चिपकी होगी, E20 कंफर्टेबल फ्यूल या जो भी लिखा हो उसमें, इसी तरह का कुछ एक स्टिकर लगा होगा जो बताता है कि यार ये गाड़ी जो है वो E20 फ्यूल के लिए कंफर्टेबल, इस गाड़ी में E20 फ्यूल का यूज किया जा सकता है। तो अब एथेनॉल की कहानी यहां पर कैसे फंस गई, तो अभी एथेनॉल में जो फ्यूल है उनके अगर कहा जाए जनरेशन से, फर्स्ट जनरेशन, और ये भी मैं नहीं बोल रहा, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बायोफ्यूल पॉलिसी लेकर आए, उसमें वो एक्चुअली उद्देश्य क्या था बायोफ्यूल का, कि यार आपका अनाज सड़ जाता है। अभी मान के चलिए अभी मई है, अचानक बारिश हो जाए, कहीं अनाज खुले में रखा हुआ सड़ गया, क्या करो। अच्छा है कि इससे एथेनॉल बना लो। फल सड़ जाए, अच्छा है इससे इससे एथेनॉल बना लो। आलू सड़ जाए, अच्छा है इससे एथेनॉल बना लो। हर वो चीज जिसमें कार्बोहाइड्रेट रिच है, एथेनॉल तैयार किया जा सकता है। तो फर्स्ट जनरेशन में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर बकायदा दिख रहा है, फर्स्ट जनरेशन जो अगर कहा जाए उसमें शुगर केन, सीरियल ग्रेन्स, व्हीट, राइस, कॉर्न, ठीक है, शुगर बीट, वेजिटेबल्स, इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं।
ऐसे 4 जनरेशन है, अभी हमको 4 जनरेशन तक जाने में जो है वो टाइम लगेगा, जब हम जेनेटिकली मॉडिफाई तरीके से ऐसी क्रॉप्स पे काम कर लेंगे जो एथेनॉल तैयार कर सकती है। अभी भी हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जैसे जेट्रोफा, रतन जो जिसे कहा जाता है, कई ऐसे ट्री हैं जिनसे हम डायरेक्ट बायोफ्यूल ले सकते हैं। तो जैसे बायोफ्यूल जनरेशंस, तो कभी भी आप इसको खुद भी कॉपी में नोट डाउन करिए कि बायोफ्यूल की आइडियल कोई इमेज आप इंटरनेट से उठा लीजिए, आपको चार जैसे यहाँ पर दिख रहा है sciencedirect.com पे, कि फर्स्ट जनरेशन इसमें आपको छोटे छोटे पौधे ही दिख रहे हैं, है ना, जैसे कॉर्न है, वीट है, शुगर केन है, पोटैटो है, ये लिखो। सेकंड में आपको ट्री दिख रहा है, यहाँ पर अगर कहा जाए तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ग्रास, वेस्ट, ट्री, वुड, इनसे हम बनाएंगे। थर्ड जनरेशन में वो एल्गी बता रहा है कि एल्गी से बनाएंगे। और फोर्थ में आपको जो डीएनए का सिंबल दिख रहा है ये बता ही रहा है कि हम कैसे ना कैसे करके एक नई तरह की जेनेटिकली टेक्नोलॉजी से इसको इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ना जाने कितने आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। तो क्या आपको पता था कि बायोफ्यूल की 4 जनरेशन हैं? ठीक है, जो अभी न्यूज में है। तो हर चीज जरूरी नहीं कि करंट ही हो, करंट को लिंक कर लिया तो जीत गए। अब हाल ही में भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। आपने सबने ये पढ़ा होगा कि जब कंप्यूटर का विकास हुआ तो सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनमें ट्रांजिस्टर यूज होना शुरू हो गए, और यही ट्रांजिस्टर थर्ड जनरेशन और उसके बाद के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट के रूप में इस्तेमाल हुए। आज यही जो है वो ट्रांजिस्टर अपने आप में माइक्रो प्रोसेसर के रूप में यूज हो रहे हैं। अरबों खरबों ट्रांजिस्टर एक माइक्रो प्रोसेसर में यूज किए जाते हैं, और हर 2 साल में इनकी संख्या बढ़ रही है, जिसको आप मूर्स लॉ के अंदर पढ़ सकते हो। मूर्स लॉ में मूर्स ने ये बताया था कि आपका जो चिप सेट है वो लगातार क्या होता जाएगा, आने वाले वर्षों में आकार छोटा हो जाएगा। पहले 8 mm, फिर 6, फिर 5, फिर 3, फिर 2। हो सकता है कि इन फ्यूचर हम 1 नैनोमीटर का चिपसेट पे काम करें। हो सकता है कि मतलब अभी हम जो अगर कहा जाए जनरली 2-3 नैनोमीटर पे तो हम आ ही गए। तो मूर्स लॉ, तो यहां पर अगर हम बात करें मूर्स लॉ की, तो ये जो मूरे हो गया, कोई बात नहीं, वो मूर्स भी ले लेगा यहाँ। ये जो मूर्स लॉ था, ये दिख रहा होगा, मूर्स लॉ इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ द नंबर ऑफ द ट्रांजिस्टर डज द इंटीग्रेटेड सर्किट डबल इन द अप्रॉक्स एवरी 2 ईयर। दिस ऑब्जर्वेशन मेड बाय द, ठीक है, गॉर्डन मूर। गॉर्डन मूर भगवान है कंप्यूटर के लिए, याद रखिएगा। जिस मोबाइल को आप यूज करते हैं, जिस कंप्यूटर को यूज करते हैं, इसमें जो इनिशियल लेवल के शुरुआती जो चिपसेट्स थे कंप्यूटरों में, तो ऑलमोस्ट आज भी दुनिया भर में वर्चस्व है इंटेल कंपनी का। इंटेल के को फाउंडर थे, ठीक है, गॉर्डन मूर। जो इंटेल कंपनी खड़ी हुई जिससे माइक्रो प्रोसेसर का जन्म हुआ दुनिया में, उसमें जो है, तो ऐसे ही चिपसेट के प्लांट अब हमारे यहाँ लगा है। हमारी निर्भरता कम हो गई। अभी हम क्या करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर वगैरह के ऊपर ताइवान जैसे देशों पे बहुत बहुत निर्भर, बहुत। धीरे धीरे सेमीकंडक्टर जो है वो पॉलिसीज भी ला रहे हैं राज्य हमारे यहाँ, यूनिट्स भी स्थापित हो रही है हमारे यहाँ। उस दिशा में ये मेरे हिसाब से एक अच्छा क्वेश्चन आपको एग्जाम में बन सकता है या आ सकता है, नोएडा, बेंगलुरु, खड़ंग। तो आपको प्रेस रिलीज लगा हुआ है, केंद्रीय मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव ने नोएडा बेंगलुरु में भारत के पहले, ये पहला जो वर्ड है ना ये इंपॉर्टेंट है, 3 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन केंद्र का उद्घाटन किया। इसका बेनिफिट ये होगा कि हम जो अगर कहा जाए कि फ्यूचर में हमारी डिपेंडेंसी सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के ऊपर, आईटी, एआई, रोबोटिक्स में दूसरे देशों पर कम हो जाएगी। ठीक है, दूसरे देशों पर कम हो जाएगी। तो ये लिखा, उन्होंने कहा कि 3 नैनोमीटर चिपसेट डिजाइन वास्तव में अगली पीढ़ी का कार्य है। हमने पहले 7 नैनोमीटर और 5 नैनोमीटर का काम किया। अब इसको देखने का सबसे सरल तरीका, आज अपना मोबाइल देखिए और देखिए कि आपके मोबाइल के अंदर जो प्रोसेसर लगा है उसमें कितने नैनोमीटर का चिपसेट है। बहुत सरल है, जो भी आप मोबाइल यूज करते हैं उस मोबाइल का प्रोसेसर इंटरनेट पे ढूंढिए, उसमें नैनोमीटर में लिखा रहता है कि इतने नैनोमीटर का चिपसेट इसके अंदर जो है वो, मतलब माइक्रो प्रोसेसर, चिपसेट तो कहना शब्द गलत है, माइक्रो प्रोसेसर जो है वो यूज किया गया है ना। दो चीजें आपको सबको पता होना चाहिए अपने मोबाइल में, एक उसकी क्लॉक स्पीड, कितने गीगाहर्ट्ज के ऊपर वो काम कर रहा है, और दूसरा है कि वो कितने नैनोमीटर का। जितना कम होगा ना, जैसे अगर 5 लिखा है, 5 नैनोमीटर, तो एडवांस। 7 लिखा है तो थोड़ा कम एडवांस है, 9 लिखा है तो बहुत ही कम एडवांस है। ऐसे आप देख लीजिएगा कि कितना, यहाँ पर खुद भी देख सकते हैं। फिर अगला है ये ऑलमोस्ट, चूंकि अब वीकली करंट अफेयर्स कराना रहता है इसलिए ले लिया कि हाल ही में किसे भारत के 52वें जो है वो मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया, तो भूषण रामकृष्ण गवई। दो चीजें हमको पता होना चाहिए इसमें।
जो एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। पहला, जो स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है कि सीजीआई बनने वाले पहले बौद्ध होंगे जस्टिस गवाई, ये पहला मतलब आपको एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। दूसरा कि वो नंबर भी कई बार पूछ लेते हैं, हालांकि उनका जो अगर कहा जाए जो टेन्योर है या कार्यकाल है वो बहुत लंबा नहीं है। ऐसी स्थिति में अभी हाल फिलहाल के 2 3 या 4 महीने या 6 महीने के अंदर के जो एग्जाम्स हैं उनमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो वो 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो पहले बौद्ध हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, ये क्वेश्चन हो सकता है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन बिहार में किया गया, बिल्कुल सही। महाराष्ट्र 158 पदक के साथ प्रथम स्थान पर रहा, बिल्कुल सही। मध्य प्रदेश 32 पदकों के साथ 10वें स्थान पर रहा, आधा सही, क्योंकि स्थान हमारा ठीक है। 32 स्वर्ण नहीं, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, ये गलत है यहाँ पर वो हाला। तो खेलो इंडिया यूथ गेम बिहार, 9 स्वर्ण 5 रजत, सही। जो अगर ये तो पुराना लगा दिए, जो ये वाला नहीं है ना, ये वाला प्रेस रिलीज हमारे काम का नहीं, ये हमारे लिए काम का है। ओवरऑल रैंकिंग टेबल में आपको दिख रहा है कि 10 जो अगर कहा जाए स्वर्ण, 9 रजत, 13 जो अगर कहा जाए कांस्य सहित 32 पदक लेकर हम रैंक टेबल के अंदर 10वें स्थान पर। महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान हमसे बेहतर है। आज 18-18 हमारे पास स्पोर्ट एकेडमी है, ठीक है। भारत में हमारी स्पोर्ट एकेडमी की काफी चर्चा होती है, उसके बाद हम टॉप 3 टॉप 5 में जगह नहीं बना पा रहे, ये थोड़ा सा ठीक बात समझनी पड़ती। ओवरऑल जो भी है, तो ये एक बेसिक सी बात हो गई, ये हमारे लिए काम का ही था। हाल ही में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर किस देश में पहली बार बुद्ध के पवित्र अवशेषों की यात्रा निकाली गई? जस्ट लास्ट वीक का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देखिएगा। पिपरहवा स्तूप मैंने बताया था आपको, चर्चा में था। अब चूंकि बुद्धिज्म का संबंध हमारे देश से और भारत से ही बुद्धिज्म में बाहर गया, है ना। अब मौर्य काल में आपको मालूम होगा कि अशोक के पुत्र और पुत्री, जिनको महेंद्र और संघमित्रा नाम थे उनके, उन्होंने बुद्धिज्म को भारत से बाहर ले गए और फिर अन्य देशों तक जो है वो बुद्धिज्म फैल गया, ठीक है। चीन, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, ये बुद्धिज्म में आज काफी इनमें अलग अलग देशों में बुद्धिज्म है। हर देश में अपने नाम से जाना जाता है। जैसे श्रीलंका में है तो हम बुद्धिज्म को बौद्ध नहीं बोलते, सिंहली बोलते हैं, वहां सिंहली कम्युनिटी बुद्धिज्म को मानते हैं। जापान चले जाए तो वहां बुद्धिज्म को जैन कहा जाता है, वो बुद्धिज्म शब्द के लिए बौद्ध वर्ड यूज नहीं करते। जैन, जैन मतलब जैडियन, JAIN वाला नहीं, जैडियन। कभी जैडियन टाइप करिए, मारुति की जापान की कार आती थी जैन, वो जो जैन थी ये जैन, जैडियन, वो बुद्धिज्म शांति, पीस। तो डॉक्टर ही ज्यादा लेते हैं ना, तो जैन एक बौद्ध धर्म की महत्वपूर्ण शाखा है जो ध्यान और सादगी पर जोर देती है। जैसे जापान के समुराई वर्ग में जो है वो, ये आपको ऐसे बहुत सारे ठीक है वो मिल जाएंगे। यहाँ तो कार ही आ गई यहाँ पर, है ना। तो ये महायान बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है जैन। तो इसमें सॉरी वियतनाम में अभी जो ये इवेंट हुआ, आप खुद देखिए, आप ये कितना बड़ा भव्य जो है वो कार्यक्रम हुआ है, शोभा यात्रा। इस तरह के अगर कार्यक्रम जिसमें हजारों लोग एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं और भारत से बाहर हो रहा है, तो न्यूज में आपको आ सकता है। और सेम क्वेश्चन जो है वो पंच किया जा सकता है कि अभी हाल ही में किस देश में बुद्ध के पवित्र अवशेषों की शोभा यात्रा निकाली गई। तो इसको अपने को जो है वो याद है। अगला है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी में हाल ही में किसे जो अगर कहा जाए अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत। ये भी क्वेश्चन जो है वो दो तरह से, एक तो वन लाइन फैक्ट के हिसाब से देखें तो जस्टिस सूर्यकांत नासला के जो है नालसा के सॉरी अध्यक्ष बने, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। दूसरा, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 पढ़ें तो उसमें एक आर्टिकल है 39A, ये फ्री लीगल एड, ठीक है, की बात करता है। भाई समाज का एक कमजोर और उपेक्षित वर्ग है, महिला, बच्चे, अनुसूचित जाति जनजाति, ठीक है, किसी आपदा का शिकार व्यक्ति, किसी आतंकवादी घटना का शिकार व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो अपने लिए खुद जो है वो न्याय हासिल नहीं कर सकता, ऐसे वर्ग को न्याय दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए जो अगर कहा जाए फ्री एंड कंपलसरी, दोनों फ्री भी देंगे यहाँ पर, लीगल एड यानी मुफ्त और अनिवार्य विधिक सहायता का प्रावधान हमने कॉन्स्टिट्यूशन में राज्यों को कहा कि करो। हर राज्य कर रहा है, हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर वगैरह यही काम जो है वो करते हैं। इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम जो है वो था कि केंद्र सरकार को लगा कि हमें भी करना चाहिए, तो उन्होंने एक एक्ट बनाया, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। ये भी थोड़ा सा उलझा हुआ होता है। जैसे अगर आप यहां पर नालसा एक्ट देखें
तो हमारी दूरंदेशी में थोड़ी सी कमी। एक्ट हमने बनाया 1987 में, इंप्लीमेंट करके अथॉरिटी खड़ी करी 1995 में। कितना बड़ा गैप है। एक 87 में आप अधिनियम बनाते हो फ्री लीगल एड के लिए, कि हम जो है अगर कहा आ जाए कि कोशिश करेंगे फ्री एंड जो है अगर कहा आ जाए लीगल एड सबको उपलब्ध कराएंगे। वीकर सेक्शन को, वीकर सेक्शन मैंने भी आपको बता दिया कि किसे कहेंगे। और दूसरा जो अगर कहा आ जाए कि आप उस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए 1995 में नालसा का गठन करते हो। अगर हम इसमें से एक्ट हटा दें ये जो है, और खाली जो अगर कहा जाए नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की बात करें, तो जब आप उसकी स्थापना देखोगे तो जैसे यहाँ आ रहा है ये 1995। आज नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है वो 3 स्टेज पे काम कर रही है। नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। इससे आप और मैं परिचित होते हैं लोक अदालतों के माध्यम से। लोक अदालत इसी का इनिशिएटिव। ये लोगों को अवेयर करती है, कानून विधियों की जानकारी उपलब्ध कराती है, और उन्हें जो अगर कहा जाए सरल सुगम न्याय सुनिश्चित कराना इसका उद्देश्य है। पर प्रॉब्लम है कि लोगों को वहां तक पहुंच जाए वाली बात है। तो लीगल जो है वो आप आज से याद रखिएगा। कभी कोई पूछे आपसे कि क्या ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं इसके बारे में कुछ है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ। जब हम जैसे 39A आर्टिकल टाइप करें, ये आर्टिकल हमारे लिए जो है वो काम का हो सकता है। इसमें जो अगर कहा जाए ये साफ है, ठीक है, कि भाई किसी आदमी को आर्थिक कारणों से हम न्याय से वंचित नहीं कर सकते। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, समान न्याय और मुफ्त विधिक सहायता, ये हो गया। और नीचे आप देखिए, मैंने तो आर्टिकल 39A के आगे कुछ नहीं टाइप किया, पर अगर मैं एक एआई के हिसाब से यहां पर इंटरनेट पर सूचनाओं को ढूंढ रहा हूं, तो वो मुझे बोल रहा है कि आप नालसा जरूर जाइए। ये नालसा लिखा हुआ है ना, वो बता रहा है कि नालसा जाइए। कारण ये है कि नालसा पर आपको ये जानकारी और ज्यादा मिले। तो इस तरह से एक है कि अपॉइंटमेंट हो गया जस्टिस सूर्यकांत का, एक हो गया कि हाँ हमको समझ पड़ा कि लीगल एड। और जो मैंने अभी आपको बताया कि किसको इसके अंदर किस किस को रखा गया है, तो समाज का हर वर्ग नहीं है। जो मैंने कहा ना कि जैसे मान के चलिए कोई महिला है, कोई बच्चे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़ित अगर कोई महिला है, उसको आप इसमें रख सकते हो। कहीं कोई आपदा आ गई, आज मान के चलिए दक्षिण भारत में किसी जगह बाढ़ आ गई, और बाढ़ के से पीड़ित कोई परिवार है, वो इसका लाभ ले सकता है। आतंकवाद से पीड़ित कोई परिवार है, वो इसका लाभ ले सकता है। ऐसे उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया है। तो ये तो वन लाइन का हो गया, ज्यादा हमको इसमें काम करना नहीं है। तीरंदाजी विश्व कप 2025 संघई स्टेज 2 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 7। वन लाइन है, अगर आप याद करना चाहो तो याद रख लो। दीपिका, ये नाम जरूर याद रखिएगा, दीपिका कुमारी। कोई पूछेगा कि का संबंध किस खेल से है, तो तीरंदाजी, क्योंकि काफी पेपरों में न्यूज में इनका नाम जो है वो आया। और ये इवेंट होते रहते हैं, तो इसीलिए जो है वो इसका जो फेस है वो फेस को हमने ले लिया। तो ये वन लाइन का, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्वामी विवेकानंद की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित की जाए? भोपाल, इंदौर? अगर नहीं पता है तो कंफ्यूजन क्रिएट कर, है ना। तो अब युवाओं का शहर हो गया इंदौर, कोचिंगों का हब है। आप में से जितने भी लोग पीएससी की तैयारी कर रहे हैं ऑलमोस्ट इंदौर की और ही दौड़ लगाते हैं। तो इंदौर में ही अब आपको दिख रहा है कि इंदौर में बनेगी देश की सबसे ऊंची विवेकानंद। मेन प्रश्न लेता नहीं, लेकिन चूंकि एक वर्ड दिख रहा है आपको, भूमि पूजन, मतलब कि अभी इस प्रक्रिया के ऊपर काम शुरू हो चुका है। सिरपुर में बनेगी प्रतिमा, इस प्रक्रिया के ऊपर ऐसे भी काम शुरू हो चुका है। तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है यहाँ पर। अब आप देखो चीजों को कैसे याद रखते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है मुझे सिरपुर। अब सिरपुर से मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि यार सिरपुर जो है इंदौर में एक रामसर साइट है। ये पहला मेरे दिमाग में क्वेश्चन है। दूसरा है कि अभी इसी साल 2025 में जो रामसर कन्वेंशन है उसमें उदयपुर और इंदौर दो को जो है वो वेटलैंड सिटी डिक्लेयर करा। ये बड़ी अपॉर्चुनिटी इंदौर के लिए कि मध्य प्रदेश में इंदौर को वेटलैंड सिटी, क्योंकि उन्होंने वेटलैंड के संरक्षण में जो काम किया वो और भारत में कोई नहीं कर रहा। तो वेटलैंड सिटी डिक्लेयर कर। अब यहां पर ये क्वेश्चन का इससे कोई रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि हम रटे हुए पढ़े हैं, लेकिन दिमाग में कि वो सिरपुर दिखता है तो आता है। और ऐसा भी नहीं है जो कोई मैं पढ़ के बैठा हुआ हूँ इस पेपर को आपके लिए कि मैं यही बोलने वाला हूं। जो भी चर्चाएं होती हैं वो उसी समय दिमाग में आती हैं और उसी समय जो है वो होती हैं। तो देश की सबसे ऊंची विवेकानंद जी की प्रतिमा 39, इसका हाइट भी याद रखिएगा, 39.6 फीट। कितने टन की है ये सब नहीं आएगा। वास्तु का जो अगर कहा जाए मूर्तिकार नरेश कुमावत, ये भी हमें एक क्वेश्चन जो है वो याद रख सकते, क्वेश्चन इसमें बन सकता है। अगला वन लाइन का है, कोई ज्यादा अंदर नहीं जाना, कॉपी के किसी हिस्से पे जो है वो लिख कर जो है वो हम रख सकते हैं, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लिखना चाहें तो। रेलवे रेलवे देश की पहली ऑप्टिकल फाइबर सिग्नल प्रणाली की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस शहर में की गई? भोपाल में। एक आर्टिकल आया है इसलिए मैंने लगा दिया। ऑप्टिकल फाइबर सिग्नल, सिंपल सी लॉजिक है
कि ऑप्टिकल फाइबर केबल का इस्तेमाल हम सिग्नल ट्रांसमिट में कर रहे हैं, और सबसे फाइनेस्ट सिग्नल ट्रांसमिशन इसी से होता है, क्योंकि इसमें कोई जो अगर कहा जाए सिग्नल लॉसेस नहीं होते हैं ना, जो अगर कहा जाए कि लॉस होता है सिग्नल का, वो नहीं होता। क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर जो केबल्स होती हैं वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करती हैं। आपके पास जो जनरली आजकल जो एयर, जो अगर कहा जाए इंटरनेट कनेक्टिविटी जो आपके घरों में है, जैसे कोई जियो फाइबर या कुछ आप यूज कर रहे हैं, उसमें भी जो कनेक्टिविटी आ रही है वो ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू ही आ रही है। तो ये तो बेसिक है, इससे और ज्यादा बेहतर चीजें होंगी यहाँ पर। अगला है, सुबन्ना अयप्पन का निधन हो गया। उन्होंने भारत में किस क्रांति को प्रारंभ करने में जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाई? हरित क्रांति, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति। वन लाइन के लिए ऐसे भी आपको देखो, हरित क्रांति आपके दिमाग में आ गया तुरंत ही, दिमाग में देखो कुछ चीजें क्लिक होती ना, एम एस स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति, डॉक्टर जो अगर कहा जाए वर्गीज कुरियन जो है वो तुरंत हमारे दिमाग में क्लिक हो जाता है। तो यहाँ अब हमारे दिमाग में, या नीली क्रांति में उनका कंट्रीब्यूशन था, अभी उनका निधन हो गया। वो भी बड़ा एक कंट्रोवर्सी के कैसे हुआ, उसके ऊपर भी जांच चल रही, तो आपको दिख रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्व महानिदेशक और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सुवन्ना अयप्पन कर्नाटक के श्रीरंगपट्टनम के निकट कावेरी नदी में मृत पाए गए। फिर वो नीचे लिख रहा है यहाँ पर कि वह आईसीआर के नेतृत्व करने वाले पहले गैर फसल वैज्ञानिक थे। भारत की नीली क्रांति में अहम भूमिका निभाने वाले अपन को 2022 में पद्मश्री से, उनके इसी कंट्रीब्यूशन के लिए उनको पद्मश्री से जो अगर कहा जाए सम्मानित किया गया है। इसलिए शायद ये क्वेश्चन जो है वो आपका लिंक होकर पूछा जा सकता है, उसके ऊपर है कि क्या पूछेगा वो यहाँ पर। अगला, जैसे अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको 58वां जो है वो टाइगर रिजर्व बताया था। अब मैंने उस दिन भी ये बोली थी जिस दिन वो क्लास ली थी मैंने, तब कि आप अगर इन टॉपिक्स को अपडेट नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत ही होगा। क्योंकि हर दिन कुछ नया, जैसे अभी लगभग 3-4 हफ्ते पहले मैंने करंट अफेयर्स में बताया था कि 107 नेशनल पार्क हो गए भारत में। यहाँ तो उड़ीसा के एक आर्टिकल में पढ़ा रहा था आपको यहाँ पर, सरिस्का और उसके आसपास वाला जो बेल्ट है उसका यहाँ पर। अब यही क्वेश्चन ही आ सकता है। अब इसमें दो क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन तो ये है कि 59 सैद्धांतिक मंजूरी होगी, दूसरा है कैमूर लिखा। कैमूर में कंफ्यूज हो गए कई बार, और खासकर अगर आप एमपी के नहीं तो और कंफ्यूज हो गए। आप यूपी का बच्चा अगर एमपी का पेपर दे रहा है तो उन्होंने कहा यार कैमूर तो हमने सुना है, कैमूर रेंज ठीक है विंध्याचल से जुड़ा हुआ है, कैमूर सीमेंट भी यहाँ पर बड़ी फेमस है, उठा के मध्य प्रदेश में आती है। तो क्वेश्चन जो है अगर कहा जाए गलत होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इस तरह से ये चीजें जो है हो रहती हैं। ये तो वन लाइन का है। चलिए देखिए, मैं उन प्रश्न पे यहाँ डिस्कशन बिल्कुल भी नहीं करता जिनमें मुझे लगता है कि मेरी जरूरत नहीं है डिस्कशन की। ऑलमोस्ट अगर कहा जाए जो वन लाइन के होते हैं, जैसे भारतीय एथलेटिक्स में योगदान, वह योगदान के सम्मान में प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? मानद उपाधि, थोड़ा सा एक लाइन और उसमें जुड़ेगा, मानद उपाधियां होती हैं ये, ठीक है। अविनाश चावले, प्रवीण चित्रावल, नीरज चोपड़ा, ये जो है वो हालांकि इनको तो जो अगर कहा जाए कि इसमें नहीं रखा जाएगा। तो टेक्निकली अगर कहा जाए कि ये एक है, आप चाहें तो खुद भी टेरिटोरियल आर्मी के हर साल एग्जाम्स निकलते हैं, उसमें आप जा सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस का बेनिफिट क्या होता है? इस तरह के क्वेश्चंस का बेनिफिट यहां पर होता है कि जब आप किसी विषय को न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं तो उससे पुराना क्वेश्चन आपका जो है वो लिंक हो जाता है। जैसे इसमें 4 क्वेश्चन आपको मिल रहा है। पहला, कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, ये सबको पता है। दूसरा, का उनका संबंध किस राज्य से, ये भी आपको पता है। तीसरा, कि उन्होंने पहली बार किस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता, वो आपको दिख रहा है, टोक्यो ओलंपिक जो है 2020। चौथा, कि उन्होंने पेरिस पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक जीता, है ना, तो सामने दिख रहा है रजत पदक। तो आप सोचिए कि आपके क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, आपस में लिंक हो रहे हैं। अगर यहां पर पढ़ने की जरूरत नहीं है कि कोई कोचिंग वाला पढ़ा रहा है कि यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, वो एक अलग मुद्दा है। आप खुद भी न्यूज़पेपर अगर पढ़ रहे हैं तो न्यूज़पेपर में आपका वो पूरा टॉपिक क्या हो गया, सिलसिलेवार एक बार जो है वो रिवाइज हो गया, क्या ये क्वेश्चन इससे जो है वो लिंक हो सकते हैं। हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक जनता की कहानी मेरी आत्मकथा से चर्चा में आए बंडारू दत्तात्रेय किस राज्य के राज्यपाल हैं? ये क्वेश्चन आएगा ऐसे नहीं। इसमें चूंकि मुझे क्वेश्चन बनाने का समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या क्वेश्चन पंच करूं आपके लिए। ये क्वेश्चन तो यही आएगा कि जनता की कहानी मेरी आत्मकथा किसकी जो है वो आत्मकथा है। तो ये नाम आप चाहें तो उसमें एक याद रख सकते हैं, कि बाकी तो और कुछ इसमें जो है वो बनना है नहीं, इतना ही क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन मध्य प्रदेश में आईटी वाला जो टॉपिक है उस दिशा में एक महत्वपूर्ण है। एस डब्ल्यू, ठीक है, ठीक है, SDWAN
स्वान नेटवर्क स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य। अब स्वान, जिसको हम आम भाषा में स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं, उसको तो हम समझ ही रहे हैं। ठीक है, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे तब 2005 में ये स्वान का कंसेप्ट शुरू हुआ। और स्वान के अंतर्गत जो है वो स्टेट को, डिस्ट्रिक्ट को, और जो आपका तहसील लेवल तक का जो ये है आपके हेडक्वार्टर्स, उसको एक इंटरनेट कनेक्टिविटी से जो है वो जोड़ने की बात थी। हर राज्य जो अगर कहा जाए इसके ऊपर जो है वो काम कर रहा है अपने अपने तरीके से, हर राज्य ने काम। स्वान का ही एक जो अगर कहा जाए एक अपग्रेड रूप है एसडी। एसडी का मतलब होता है सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क। अब इसमें आप पूरी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। स्वान में क्या हो रहा है, जैसे यहां से अभी ये मान के चलिए स्टेट हेडक्वार्टर है, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, इनमें आपने क्या करा, एक केबल डाल दी। जो अभी मैंने कहा ना, ऑप्टिकल फाइबर केबल से कनेक्टिविटी दे दी, और ये एक दूसरे की सूचनाओं को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। एसडी स्वान में क्या हो रहा है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड जो है वो वाइड एरिया नेट। क्वेश्चन यही आएगा कि एसडी स्वान का फुल फॉर्म क्या है। और वह दिमाग खराब हो गया कि यार ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड क्या होता है, हमको समझ ही नहीं आया। यहाँ पर पूरी नेटवर्क प्रक्रिया जो अगर कहा जाए अपने आप में, ये बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि ऑनलाइन प्रोसेस, वैसे ही कुछ है, उस पर चलेगी। इस दिशा में काम करने वाले हम पहले हैं। तो आपको यहाँ पर दो तीन प्रेस रिलीज हैं, न्यूज़पेपर्स के भी लगाए हुए हैं यहाँ पर, और बाकी के भी। तो ये लिख रहा है कि एमपी न्यूज, मध्य प्रदेश बना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में अग्रणी, देश में पहला एसडी स्वान। अब आप कभी भी इसको एसडी वर्ड नहीं यूज करेंगे, आप सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क ही वर्ड यूज करें। ठीक है। एनेबल्ड जो है वो स्वान नेटवर्क वाला पहला राज्य, ये आपको पता चल गया। दूसरा प्रेस रिलीज भी दिख रहा है, लिख रहा है कि जो अगर कहा जाए एमपीएससी मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि भारत मध्य प्रदेश में आईटी कंप्यूटर के क्षेत्र में काम करने वाली जो नोडल एजेंसी है, मेन एजेंसी, उसका नाम है एमपीएसईडीसी। कई बार मैं बता चुका हूँ। परियोजना के निदेशक अभी हमारे लिए काम का नहीं है। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां एसडी, यहां पर यानी सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क, अनेबल्ड स्वान नेटवर्क। आप जब भी पढ़ेंगे तो मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही बोलेंगे कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क, अनेबल्ड नेटवर्क जो स्वान जो है वो नेटवर्क स्थापित किया। यह नेटवर्क 2 Gbps स्पीड पर संचालित हो रहा है। मध्य प्रदेश के पास 1 पेटाबाइट क्षमता वाला स्वयं का डाटा सेंटर भी है। बताया जा रहा है कि संपदा 2.0 एंड टू एंड सेवा ऑटोमेशन जैसे नवाचार आदि में भी जो है अगर कहा जाए इसको यूज किया जा रहा है, बाकी हमारे कोई काम का नहीं। अब आपको ये ऑलमोस्ट समझ पड़ा कि ये ई गवर्नेंस की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा। अब इसमें आपके तीन चार क्वेश्चन, एक बहुत स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब है कि स्वान, जो मैंने अभी आपको बताया कि स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क का जो विचार है वो तो बहुत पुराना है यहाँ पर। और दूसरा जो अगर कहा जाए कि ई, ये किस, इसका संबंध किससे है, तो ऑलमोस्ट हमको समझ पड़ गया कि ई गवर्नेंस से जो है वो ये जुड़ा हुआ है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस तिथि को हर वर्ष आयुर्वेदिक, घोषणा बहुत पहले हुई मार्च में, अब सरकार ने इस पर ठप्पा लगा दिया। तो किस तिथि को आयुर्वेद दिवस। आयुर्वेद ऑलमोस्ट अगर हम आयुर्वेद की कहानी देखते हैं तो आपको मालूम है कि अगर हम मैथोलॉजिकल स्टोरीज पे जाएं तो देवताओं के दो चिकित्सक थे। दो चिकित्सक जो देवताओं के लिए मतलब अगर कहा जाए डॉक्टर की भूमिका में थे, उनका नाम था अश्विनी कुमार। उनके जो मुख थे वो अश्व की तरह थे, इसीलिए जो अगर कहा जाए उनको अश्विनी कुमार कहते हैं। अगर आप इंटरनेट पे देखोगे देव चिकित्सक कहलाते हैं। यहाँ पर आप टाइप करो लॉर्ड अश्विनी कुमार यहाँ पर, तो इसमें आप इमेज पे जाओगे तो इस तरह से जो है वो अश्विनी कुमार में ये आपको जो दिख रहा है ये फोटो, और भी इंटरनेट पे कहीं जो है वो आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर वो हिंदी में टाइप किया। और दूसरे एक थे धन्वंतरी। अब धन्वंतरी की कहानी बड़ी उलझी हुई है। कई लोग कहते हैं कि जो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य थे, उनके जो नौ रत्न थे उनमें भी जो है वो धन्वंतरी थे। और तीसरा के देवताओं के लिए अगर कहा जाए कि जो आयुर्वेद या अगर कहा जाए चिकित्सा या मेडिसिन, उसमें भी जो धन्वंतरी का नाम आता है। इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि धन्वंतरी को हम कब से लिंक करें, पर ठीक है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार धन्वंतरी को भी हम एक देवता के रूप में देखते हैं, क्योंकि उनका जन्म जो है वो समुद्र मंथन से हुआ। ठीक है, यहाँ पर वो एक अमृत का घड़ा अपने साथ लेकर आए जिससे आरोग्यता हमको जो है वो मिलती है। और हर साल हम जो है वो धनतेरस सेलिब्रेट करते हैं, दीपावली के 2 दिन पहले का जो त्योहार है उसको धन्वंतरी के रूप में हम धनवंतरी की मतलब उसके रूप में ही जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। अब हर साल तो दीपावली अलग अलग आएगी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम एक फिक्स डेट पे
23 सितंबर को जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। उद्देश्य ये है, मुझे लगता है आप खुद भी इसको देखिएगा करंट को कनेक्ट करके, इस बार जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, एम्स वगैरह इस तरह के हॉस्पिटल्स, इनमें जो आयुष डिपार्टमेंट है, उनमें इस बार देखिएगा आप 23 सितंबर को एक बड़ा सेलिब्रेशन, बिल्कुल बड़ा अच्छा अगर कहा जाए कि सेलिब्रेशन जो है अगर कहा जाए कराया जाएगा। कारण ये है कि अब हमने उसको फिक्स कर दिया डेट को। अब धनतेरस है तो वो तो हर साल अलग अलग आ रहा है, तो हमको ये आइडिया नहीं रहेगा। अब उन्होंने फिक्स कर दिया। तो हर आयुर्वेद दिवस हर साल 23 सितंबर को, तो लिखा है कि वैश्विक जो है अगर कहा जाए, केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय में 23 सितंबर को प्रत्येक वर्ष आयुर्वेद मनाने का निर्णय लिया। और बाकी तो नीचे स्टोरीज लिखी हुई हैं, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब प्रश्न है, जैसे एक दिन अभी मैं, मेरी वाली जो क्लास होती है यहाँ तो एमसीक्यू में पढ़ाता हूँ, बाकी बच्चों को मैं डिस्क्रिप्टिव नेचर में पढ़ाता हूँ अपने कोर्सेज में। मैंने उनसे पूछा कि पहला जो है वो आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया। काफी बच्चों ने आंसर दिए, काफी ने नहीं दिए। एक बच्चे ने बोला है कि सर पहला आयुर्वेद दिवस जो है वो 23 सितंबर 2025 को मनाया गया। मैंने उससे ही कहा कि बिल्कुल सही है। प्रश्न को हम भविष्य के नजरिए से भी देखें तो ज्यादा अच्छा है। कोई चीज होने वाली है तो हम सोचेंगे भविष्य में क्या प्रश्न पूछेगा। जब आप कल को जैसे कोई पीएससी का एग्जाम दे रहा 2026 का, तो वो सितंबर उसके लिए जो है वो अतीत में चला गया, मतलब वो पास्ट की बात हो। उस नजरिए से भी हमको जो है वो चीजों को देखना है। तो अब हमारे सामने जो है वो एक तो धन्वंतरी के बारे में ऑलमोस्ट जो अगर कहा जाए थोड़ा सा आप याद रखिएगा। देवताओं के चिकित्सक, मैंने ऑलमोस्ट आपको जो है वो अश्विनी कुमार का नाम बता ही दिया, वो बहुत ही प्रसिद्ध देवताओं के चिकित्सक रहे। आप कभी उनके बारे में भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आपको ज्ञान होना चाहिए। फिर है यूपीएससी के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो डॉक्टर अजय कुमार। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, हर जगह आपने पढ़ रखा है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी, पूर्व रक्षा सचिव अजय कुमार को यूपीएससी का नया अध्यक्ष जो है वो नियुक्त कर दिया गया है ना। बाकी हमारे लिए कोई और इसमें इंपॉर्टेंट चीज है नहीं। इतना ही क्वेश्चन जो है वो आपको आ सकता है। तो अभी आप देखिए जो आज के करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस हैं, एक तो नालसा वाला मान लिया, क्योंकि हमारा उससे क्वेश्चन स्टैटिक तैयार हुआ 39A। ठीक है, यहां पर अगर कहा जाए जो फ्री लीगल एक्ट के संबंध में प्रावधान करते। दूसरा, जब आपने ड्रोन टेक्नोलॉजी पढ़ी, तो आपको पता चला कि यार हम कौन कौन से जो अगर कहा जाए ड्रोन यूज कर रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि कम से कम आप सभी से उम्मीद करूंगा एक ये वाला आर्टिकल आप खुद भी सिंपल टाइप करना है, कुछ नहीं करना आपको। एक टाइप करना है ऑपरेशन सिंदूर, पीआईबी प्रेस रिलीज। तो ऑपरेशन सिंदूर का एक आर्टिकल मिलेगा, आप सरकार ने आपके लिए जारी किया है भाई, क्या पढ़ो। इसमें आपको बहुत सारी चीजें समझ में पड़ेंगी कि भाई कहाँ जो है अगर कहा जाए अटैक हुए, क्या हुआ, हमने कौन सी जो अगर कहा जाए प्रणालियों का इस्तेमाल किया। हमारे डोमेस्टिक जो अगर कहा जाए, जैसे आकाश एक स्वदेशी जो अगर कहा जाए प्रणाली है, ऐसी बहुत सारी बातें इन्होंने इसमें लिखी जो आने वाले समय में कोई जैसे सीडीएस का एग्जाम दे रहा उसको हेल्प कर सकती हैं, पीएससी यूपीएससी का एग्जाम दे रहा उसमें जो अगर कहा जाए भी हेल्प कर सकती हैं। जैसे आपसे पूछ लिया है कि लोइटरिंग जो है वो हथियार क्या होते हैं, जो अभी मैंने बोला ना। अभी आप देखिए, आज 3 दिन से न्यूज पड़ी, इंदौर का तो कोई होगा तो उसको मालूम है, वो मेट्रो वाले मुद्दे में ये न्यूज चल रहा है, उसमें कॉमी केस ड्रोन की बात हो रही है। ये कॉमी केस ड्रोन जो यूज किए थे, ये एग्जैक्टली वो ड्रोन होते हैं जो खुद आत्मघाती होते हैं। मतलब देखो, दो तरह के ड्रोन हैं, एक जिसमें अपन ने मिसाइल अटैच करके भेज दी, और एक है कि वो खुद ही जो है वो एक्सप्लोसिव लेके जा रहा है, खुद ही अटैक करना है। तो ये कॉमी केस ड्रोन जो है ये टर्किश टेक्नोलॉजी के यूज किए पाकिस्तान, और हमारे ऊपर अटैक किया। इसीलिए अभी ये भोपाल मेट्रो इंदौर मेट्रो का मुद्दा चल रहा है। आप देखिए उस कोई भी आर्टिकल पढ़ो, उसमें कॉमी के ड्रोन वर्ड यूज क्यों कर रहा है वो, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी यूज करी। तो आपसे कोई पूछे कि लोइटरिंग जो हथियार किस तरह के हथियार होते हैं, तो ये आत्मघाती ड्रोन के लिए हम ये जो है वो लोइटरिंग, इसीलिए तो आप नीचे देखो कि वो ये लोइटरिंग और जो कॉमिकेज वर्ड को यहाँ पर लिंक की क्यों जो है वो उसमें डाल रहा है। ये दिख रहा है लोइटरिंग जो अगर कहा जाए ये क्यों वर्ड यूज कर रहा है। जैसे ये दिख रहा है अगर कहा जाए कि वॉर्मेटे यानी पॉलिश ओरिजिन का है, या नाग शस्त्र, ये क्वेश्चन कभी करेंट के नहीं कहलाते। ठीक है, ये नॉलेज स्टैटिक है कि आपको चीजें पता होनी चाहिए कि हिंदुस्तान में हम ड्रोन यूज कर रहे हैं। तो जैसे आपके घर शादी पार्टी ब्याह में अगर कोई चाहे ड्रोन उड़ा रहा है, तो वो किस तरह का ड्रोन है, वो सिविलियन ड्रोन है, मॉडिफाइड ड्रोन है। वो सर्वेलेंस ड्रोन थोड़ी उड़ा रहा है कि आप रुस्तम उड़ा रहा है जो आपके घर के छत पे। ये चीजें एक आम नागरिक को भी पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस आप तैयार कीजिए, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको एग्जाम में काफी जो है वो हेल्प होगी। तो बहुत आप सबको शुभकामनाएं, खूब ईमानदारी से मेहनत कीजिए। अगर आप किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप चाहें तो ये एमपीजी के स्पेशल कोर्स बहुत ही बढ़िया है।
इसमें कुछ वीडियो फ्री है, कोर्स ना लें तो भी वीडियो जरूर देखिए, तो आपको नेचर समझ पड़ेगा कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। फाउंडेशन कोर्स अगर आप करना चाहते हैं बीपीएससी प्री का 2026 का, तो संपर्क कर सकते हैं। मतलब आपकी सफलता, मैं ये तो नहीं कह सकता कि कोर्स खरीदने से आप जो है वो सेलेक्ट हो जाओगे, लेकिन ये कह सकता हूँ कि जितना आपका जो गैप है, जो आपको कहीं लग रहा है कि मैं कई वर्षों से तैयारी कर रहा हूँ, कोई कमी आ रही है बीच में, वो आपकी दूर तो कराने की कोशिश कर सकता हूँ। तो ये है, आज के समय में सब चीज़ें उपलब्ध हैं, बस हमको तरीके पता होना चाहिए कि हमको कैसे उन तक पहुंचना है, क्या अप्रोच रखना है, क्या तरीकों से हम तैयारी करें, किस कंटेंट को हम फॉलो करें, किसको नहीं करें, ये सब चीज़ें। तो बहुत शुभकामनाएं आपको, खूब खुश रहिए, उन्नति करिए, अच्छी डेडिकेट होकर मेहनत करिए, ईश्वर चाहेगा तो आप सबको सफलता मिलेगी। धन्यवाद आप सभी को।